हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी टेट के लिए ईवीएस यानी कि पर्यावरण, जिसके हमने 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो कि एमसीक्यू फॉर्म में है। अगर आप टॉपिक वाइज वीडियो देखना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक कीजिए, जिसका आपको चैप्टर वाइज 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, विश्व की छत के नाम से किसे जाना जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पामीर का पठार, कोलंबिया का पठार, तोलिया का पठार या फिर पेटागोनिया का पठार। जो भी आंसर सही है आप कमेंट करके बताइए, और लास्ट में आपको बताना है कि आपके 30 में से कितना स्कोर बन रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पामीर का पठार। पामीर का पठार को विश्व की छत के नाम से जाना जाता है। सेकंड क्वेश्चन है जिसमें लिखा है, जैव मंडल यानी कि बायोस्फीयर में क्या शामिल होता है। केवल स्थल मंडल, केवल जल मंडल, केवल वायुमंडल या फिर ऑप्शन डी में लिखा है, स्थल जल एवं वायुमंडल में जीवन। तो स्टूडेंट, जैव मंडल की बात हो रही है तो जैव मंडल में स्थल भी आता है, जल भी आता है और वायुमंडल में जो जीवन होता है वो भी आता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखा है, खाद्य श्रृंखला में उत्पादक कौन होते हैं। शाकाहारी, मांसाहारी, हरे पौधे या अपघटक। यहाँ पर बात हो रही उत्पादक की यानी कि प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर हमेशा हरे पौधे होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में लिखा है हरे पौधे, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है, निम्न में से कौन जैव अपघटनीय पदार्थ है। जैव अपघटनीय यानी कि प्लास्टिक है या फिर कांच है, सब्जियों के छिलके या फिर एल्यूमिनियम। तो यहाँ पर जैव है, जैव का मतलब होता है बायो। तो इसमें देखिए प्लास्टिक, कांच और एल्यूमिनियम ये तीनों ही बायो में नहीं आते हैं, ये निर्जीव हैं। सब्जियों के छिलके ये अपघटनीय हैं, ये अपघटित हो जाते हैं, अपने आप ये नष्ट हो जाते हैं और ये जैविक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है। ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन। तो अम्लीय वर्षा की बात कर रही है, तो अम्लीय वर्षा जो होती है वो सल्फर डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण होती है। जब सल्फर डाइऑक्साइड हवा में उड़कर ऊपर जाती है तो वहाँ पे ये रिएक्शन करके H2SO4 बना लेती है हाइड्रोजन के साथ। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अम्लीय वर्षा का जो मुख्य कारण है वो सल्फर डाइऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या फिर ताप मंडल। आपने पढ़ा होगा ओजोन मंडल के बारे में। ओजोन परत जो होती है ये सूर्य की हानिकारक किरणें, जिसको हम लोग बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट किरणें यानी कि यूवी रेज या पराबैंगनी किरणें, इससे हमारी रक्षा करती है। तो ये कौन से मंडल में होती है ये आपको कमेंट करके बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समताप मंडल। ओजोन मंडल समताप, ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है। हरित गैसें यानी कि हरित गैसों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैसें, या फिर जल प्रदूषण या फिर मृदा अपरदन या फिर ध्वनि प्रदूषण। जो ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण होता है वो होती हैं हरित गृह गैसें यानी कि ग्रीन हाउस गैसें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड आती है, मीथेन जैसी गैसें पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है, निम्न में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है यानी कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रस ऑक्साइड। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड हरित गृह गैस होती है, मेथेन भी होती है और नाइट्रस ऑक्साइड भी होती है, ऑक्सीजन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। चंद्रमा, सूर्य, मिट्टी या फिर जल। तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है सूर्य। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है, चिपको मूवमेंट किससे संबंधित है। जल संरक्षण, वन संरक्षण, मृदा संरक्षण या फिर वन्य जीव संरक्षण। जो चिपको आंदोलन था, चिपको मूवमेंट था, वो पेड़ों को बचाने के लिए था यानी कि वन संरक्षण। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है, जैव विविधता का सबसे अधिक क्षेत्र कहाँ पाया जाता है। मरुस्थल, घास के मैदान, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन या फिर पर्वतीय क्षेत्र। तो जैव विविधता का सबसे अधिक क्षेत्र जो पाया जाता है वो उष्ण कटिबंधीय वर्षावन पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है, निम्न में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है। कोयला, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा या फिर प्राकृतिक गैस। तो नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका प्रयोग बार बार
किया जा सकता है, जिनका उपयोग हम बार बार कर सकते हैं, नवीकरणीय कर सकते हैं। तो कोयला, इसका इस्तेमाल सिर्फ एक बार हो सकता है, पेट्रोलियम का भी एक बार हो सकता है, और प्राकृतिक गैस का ये आप एक बार उपयोग करेंगे ये नष्ट हो जाते हैं। लेकिन सौर ऊर्जा ऐसी जिसका हम बार बार यूज करते रहते हैं, नवीकरणीय इसका होता रहता है, तो इसको हम कह सकते हैं नवीकरणीय संसाधन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर में लिखा है जल प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? औद्योगिक अपशिष्ट, घरेलू कचरा, रासायनिक पदार्थ या फिर उपर्युक्त सभी। तो जल प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? औद्योगिक अपशिष्ट भी होता है, घरेलू कचरा भी होता है और रासायनिक पदार्थ भी होता है। तो उपर्युक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर में लिखा है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? 1960, 1973, 1980 या फिर 1992। तो भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था वो 1973 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है पर्यावरण शिक्षा को विद्यालयों में अनिवार्य बनाने का निर्देश किसने दिया? संसद, एनसीईआरटी, सर्वोच्च न्यायालय या फिर यूजीसी। तो पर्यावरण शिक्षा को विद्यालय में अनिवार्य विषय बनाने का निर्देश सर्वोच्च न्यायालय ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर में लिखा है खाद्य जाल यानी कि फूड वेब क्या दर्शाता है? एक खाद्य श्रृंखला, कई खाद्य श्रृंखलाओं का जाल, केवल उत्पादक या फिर केवल उपभोक्ता। तो देखिए जो खाद्य जाल होता है इसमें बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं आती हैं। जब बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं मिलती हैं, एक जाल बनाती हैं, तो उसको हम बोलते हैं खाद्य जाल। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन में लिखा है निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषक नहीं है? कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या फिर धुआं। तो देखिए वायु प्रदूषक, अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो यही वायु प्रदूषक होता है। सल्फर डाइऑक्साइड ये भी होती है, धुआं ये भी होता है, ऑक्सीजन नहीं होती है, क्योंकि ऑक्सीजन एक अच्छी गैस होती है जो कि जीवन के लिए उपयोगी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर में लिखा है साइलेंट वैली आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? उत्तराखंड, केरल, राजस्थान या फिर गुजरात। साइलेंट वैली आंदोलन पूछ रहा है किस राज्य से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा केरल। साइलेंट वैली आंदोलन केरल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा है मृदा अपरदन रोकने का सबसे प्रभावी उपाय क्या है? वनों की कटाई, वृक्षारोपण, खनन या फिर अत्यधिक सिंचाई। तो अगर हम मृदा अपरदन को रोकना चाहते हैं तो इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाना पड़ेगा, यानी कि वृक्षों का आरोपण। तो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वृक्षारोपण। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 लिखा है जैविक खेती में किसका उपयोग नहीं किया जाता है? गोबर खाद, कंपोस्ट खाद, रासायनिक उर्वरक या फिर जैव उर्वरक। तो जैविक खेती की बात हो रही है तो इसमें रासायनिक उर्वरक का उपयोग नहीं होता है, बाकी गोबर खाद का भी होता है, कंपोस्ट खाद का भी होता है और जैविक उर्वरक का भी होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर में लिखा है ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम क्या है? तापमान में कमी, वर्षा में कमी, पृथ्वी का तापमान बढ़ना या फिर हिमपात का बढ़ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी का तापमान बढ़ना। जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है उससे पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा है ध्वनि प्रदूषण किस इकाई में मापा जाता है? वोल्ट, डेसिबल, न्यूटन या फिर जूल। तो ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल में नापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 में लिखा है निम्न में से कौन अपघटक है? गाय, बाघ, कवक या फिर हिरण। तो अपघटक की बात हो रही है तो अपघटक में आते हैं कवक। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 में लिखा है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ था? सन 1972 या फिर 1986, 1991 या फिर 2000 सन 2000। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में सन 1986 को लागू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 में लिखा है सीएनजी का मुख्य लाभ क्या है? सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस नेचुरल गैस। तो इसका मुख्य लाभ क्या है? अधिक धुआं, कम प्रदूषण, अधिक लागत या फिर अधिक शोर। तो अगर हम सीएनजी का इस्तेमाल करते हैं, इसका उपयोग करते हैं तो इससे कम प्रदूषण होता है। तो इसका मुख्य लाभ यही होता है कि प्रदूषण कम होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में लिखा है निम्न में से कौन सा जीव की स्टोन प्रजाति कहलाता है? ऐसी प्रजाति जो पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखती है, विलुप्त जीव, केवल जलचर जीव या फिर केवल शाकाहारी जीव। तो की स्टोन प्रजाति के कौन कहलाते हैं? ऐसी प्रजाति जीव जो पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 में लिखा है रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? खतरनाक रसायन, संकटग्रस्त जीव, जल संरक्षण या फिर मृदा संरक्षण। तो जो रेड डाटा बुक होती है इसमें ऐसे जंतु लिखे जाते हैं, ऐसे जंतुओं की डिटेल होती है जो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, या हम कह सकते हैं संकटग्रस्त जीव। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
28 में लिखा है वनों की कटाई का सबसे गंभीर प्रभाव क्या है? जैव विविधता में कमी, जल संकट, जलवायु परिवर्तन या फिर उपर्युक्त सभी। तो वनों की कटाई के सबसे गंभीर प्रभाव क्या है? जैव विविधता में कमी आ रही है, ये भी सही है। जल संकट भी इससे होता है और जलवायु में परिवर्तन। तो ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एटलस पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है? उत्तर पूर्वी अमेरिका, उत्तर पश्चिमी अफ्रीका, मध्य यूरोप या फिर मध्य एशिया। तो एटलस पर्वत श्रृंखला की बात हो रही है, तो ये आपका हो जाएगा उत्तर पश्चिमी अफ्रीका। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन 13 में लिखा है अर्थ समिट 1992 कहाँ आयोजित हुआ था? पेरिस, रियो डी जेनेरो, न्यूयॉर्क या फिर टोक्यो। अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप कमेंट करके बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रियो डी जेनेरो, जो कि ब्राज़ील में पड़ता है। तो इस तरीके से स्टूडेंट यहाँ पर हमने 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो EVS के थे वो देख लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि हम जो इस तरीके की वीडियो आपके लेकर आते हैं आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।